नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है मध्य प्रदेश के नागदा से, जहां नगर पालिका पिछले 2 वर्षों से अपने ही पार्षदों के कारण विवादों में घिरी हुई है। बता दें कि नागदा नगर पालिका में भाजपा करीब 18 वर्षों से काबिज है, लेकिन आज भी यहां पर अपनी ही पार्टी के पार्षदों को संतुष्ट करने में नपा अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की कोशिशें नाकाम नजर आती है। वहीं नागदा नगर में पिछले 8 महीनों से एक सीएमओ की पोस्टिंग भी नहीं हो पाई है। वहीं साथ ही नगर के कई काम प्रभावित हो रहे हैं और परिषद में प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाए हैं। इसी बात को लेकर संवाददाता ने असंतुष्ट पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत और नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत से बातचीत की है। सम्मेलन था जो प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ था। इस प्रस्ताव में 35 एजेंडा थे, 35 विषय थे। बहुमत के आधार पे वो पास नहीं हुए। सर, किस तरह के प्रस्ताव थे? निर्माण था, कुछ टेंडर थे जिनकी रेट स्वीकृत करवानी थी, एक डीजल टंकी थी जिसको तुड़वाना था और वहाँ पे नवीन निर्माण करवाना था, पेवर ब्लॉक थे, सीसी रोड, नालियाँ थी। इस प्रकार के 35 प्रस्ताव थे। सारे कैंसिल? हाँ, बहुमत के आधार पे पास नहीं हुआ। नागदा नगर पालिका बनने तकरीबन आज 2 साल हो गए। नई परिषद का गठन 10 अगस्त 2022 को हुआ था, जहां परिषद के गठन में संतोष ओपी गहलोत अध्यक्ष और बीजेपी की पूर्ण सरकार बनी थी। नगर परिषद के इस 2 साल के अंदर तकरीबन 170 के आसपास प्रस्ताव हुए, लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो एक परिषद बैठक में 35 प्रस्तावों पर खास पूरी तरीके से नकार दिए गए। अपने पार्षदों का विरोध झेल रहे यहाँ पर अपनी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष ओपी गहलोत उस वक्त कहीं ना कहीं भावुक हो गई। उनके पति और सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत आज हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए है यहाँ पर। सर, इन 2 साल में अगर हम बात करें तो तकरीबन 127 प्रस्ताव आए, लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 प्रस्ताव आए थे, जो पूरी तरह से आपकी ही परिषद में विपक्ष के साथ साथ आपके सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी खारिज कर दिया। कहीं वो क्या रीजन रहा? मैं सादा न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पार्षद कोई भी हो, पार्षद का काम होता है उस वार्ड में विकास करना, उस नगर की गणना करूं या विकास कार्यों की गाथा बताऊं तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगेगा। फिर भी कुछ प्रमुख जो हम पर बताया कि हमने विकास के कार्य, कुछ प्रमुख विकास के कार्य बताना चाहूँगा आपको। यदि मैं बात करूँ वार्ड नंबर 1 की, तो वार्ड नंबर 1 में लगभग 1.25 करोड़ के ऊपर के काम हुए, जिसमें संजीवनी क्लिनिक, सामुदायिक भवन प्रमुख है। यदि मैं बात करूँ वार्ड नंबर 13 की, तो लगभग लाखों रुपए के वहाँ काम हुए। अगर वार्ड में 14 की बात करूँ तो वहाँ पर भी लगभग आधे लाख के ऊपर के काम हुए। मैं लगभग जिस वार्ड की बात करूँ विशेषकर बताऊँ, वार्ड नंबर 35 की, वार्ड नंबर 35 में लगभग 2.25 करोड़ के काम कुछ हो गए और कुछ प्रगति रहते, जिसमें हमारा पार्क है और एक हमारा मेतवाज गेट से टकरावता रोड का जो सड़क हमने पूरा बना दिया है, वो 77 लाख रुपए का डामरीकरण का कार्य है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि आप कैसा ये कह सकते हैं कि हमने हमारे परिषद इतना काम किया। संजीवनी क्लिनिक हमारे शहर के 4 वार्डों में बने हुए हैं। मैं अगर बात करूं 170 प्रस्ताव में से लगभग 80 से 90% प्रस्ताव पर हमने कार्य किया है। तो लगभग सारे काम, लगभग या तो कुछ काम उसमें से पूरे हो गए हैं, कुछ काम प्रगति रहते। क्या होता है कि आपने 170 प्रस्ताव तो गिन लिए, 170 प्रस्ताव में हम जब परिषद में प्रस्ताव लाते हैं तो बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ही अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका हमको प्रशासनिक अनुमोदन कराना पड़ता है, तो वो काम तो हो गया। यदि 170 की बात कर रहे हैं आप, तो प्रशासनिक अनुमोदन तो वैसे ही हमको करवाना पड़ता है, वो हो जाता है। कई हमारे ऐसे होते हैं दर स्वीकृति के हमने किए हैं। हमको हर साल एलम, ब्लीचिंग, हमारे नल जल संसाधन के, हमारे विद्युत सामग्री के प्रस्ताव वो तो करना ही करना है। अगर वो कह रहे हैं कि 70 प्रस्ताव लाए और नहीं हुए, संभव ही नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी परिषद नहीं चल सकती। आप कैसी बात कर रहे हैं? महाशिवरात्रि के प्रस्ताव है, अटल मेले के प्रस्ताव है, छठ मैया के प्रस्ताव है, वीर तेजा जी के प्रस्ताव है, ढोल 11 के प्रस्ताव है, 5 सितंबर को हमारे गुरु जी का सम्मान करते हैं वो प्रस्ताव है, मुहर्रम के प्रस्ताव है, छात्र प्रस्ताव, ऐसे मिला के लगभग 70 प्रस्ताव होते हैं। और 170 में से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लगभग हमने 80 से 90% विकास कार्यों पे और हमने सारे प्रस्ताव पास करके काम करना प्रारंभ कर दिया है।
नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार आपके प्रस्ताव सारे दल, तो फिर क्या कारण रहा कि आपकी परिषद के बीजेपी के ही तकरीबन 12 पार्षदों ने इस 35 जो आप प्रस्ताव लाए थे, ऐसे क्या प्रस्ताव थे जिनको खारिज कर दिया? जबकि विपक्ष का तो ठीक है, समझ में आता है कि विपक्ष खारिज करता है किसी भी चीज को, लेकिन पक्ष के ही लोगों ने खारिज किया, तो इसका क्या, ऐसे क्या प्रस्ताव थे जिनको खारिज करना उनके लिए मैं बना? बताना चाहूंगा कि 35 प्रस्ताव थे, सारे विकास कार्य के प्रस्ताव थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था पानी की टंकी जो जर्जर अवस्था में हो गई है। उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियर और हमारे शासकीय इंजीनियर आके तुरंत कहा कि इस क्षतिग्रस्त टंकी को तुरंत आप तोड़ दीजिए। चूंकि आचार संहिता के कारण हम उसको प्रस्ताव ला नहीं पाए, और जैसे परिषद में लाया तो वो टंकी को तोड़ने में क्या आपत्ति, मुझे तो मेरे समझ से परे आ रहे। एक वार्ड नंबर 5 में इंदिरा कॉलोनी में 5 kV की लाइन से एक बच्ची की दर्दनाक घटना हो जाती है, उस प्रस्ताव को करने में क्या आपत्ति। मैं तो कह कोई भी पार्षद हो, अरे आपके वार्ड में विकास के कार्य हो रहे, आपको विकास के कार्य पे क्या आपत्ति, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। चामुंडा माता हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, वहां हम चाहते हैं कि पाथवे बने, तो उस पर क्या आपत्ति, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी पार्षद तो आप तो, हम तो विकास, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, हम विकास के प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो आप उस विकास के प्रस्ताव पे अपनी आपत्ति जता रहे हैं। एक तरफ आपके 170 प्रस्ताव जिसपे काम नहीं हुआ, 170 प्रस्ताव पे यदि काम नहीं हुआ तो इतने सारे फिर मैंने जो भी आपको गिनाए ये सारे निर्माण कार्य ये कैसे हुए हैं, संभव ही नहीं है। किसी पे आरोप लगाना बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस आरोप को आपको सत्य करना चाहिए, आरोप इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए। हम तो बाकायदा प्रमाण के साथ की सारी सूची मेरे पास आज उपलब्ध है, सारे निर्माण कार्य विकास कार्यों की। बहुत विकास हुआ है परिषद में, 2 साल में इतना विकास हुआ है कि मैं हर एक वार्ड की बात करूं, हर वार्ड में कुछ न कुछ निर्माण कार्य विकास कार्य संभवतः ही हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जो प्रस्ताव आए थे उन प्रस्तावों में कहीं ना कहीं परिषद बराबर काम नहीं कर पा रही, तो ये नए प्रस्ताव क्यों लाए, तो उसके बारे में कहना। देखिए, नए प्रस्ताव भी लाना जरूरी है। नए प्रस्ताव लाएंगे तो जैसे, क्योंकि कोई प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि प्रस्ताव आज तो काम होगा नहीं। पिछले जो प्रस्ताव है हमारे उन पे लगातार, क्योंकि जो शासकीय प्रक्रिया होती है उससे गुजरने में समय लगता है। हम आज प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रस्ताव लाने के बाद उनको अमल में लाने के लिए कम से कम हमको 1 महीना चाहिए। तो प्रस्ताव तो आज, और जितने प्रस्ताव लगभग सब अमल में लाए गए हैं। कैसे कह रहे हैं आपकी नहीं भाई, प्रस्ताव लाएंगे तभी तो विकास कार्य निर्माण का प्रस्ताव ही लाए। और मैं एक बात तो बताना चाहूंगा कि इन सारे प्रस्ताव पे इन सब पार्षदों ने हमको मांग पत्र दिए, सारे पार्षदों के मांग पत्र हमारे पास है। जिन जिन पार्षदों ने मांग पत्र दिए हम वही इस परिषद में मांग पत्र लेके आए, और हमने तो एजेंडा के पहले भी बैठक रखी थी कि आप और कोई प्रस्ताव छूट जाए, ऐसे कोई निर्माण विकास कार्य छूट जाए आप उनको लेके अपन पर। ठीक है, अब जो भी है, लेकिन मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी पार्षद हो, कम से कम विकास कार्यों में उसको परिषद का साथ देना चाहिए। शहर में विकास कार्य हो, यही हर परिषद की मंशा होती है, और हम नागदा नगर की जनता की मंशा के अनुरूप ही कार्य करके इस नागदा नगर को सपनों का शहर बनाना चाहते हैं। विकास कार्य के माध्यम से इस शहर को एक ऊंची उपलब्धि देना चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्षद जो विकास में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। अब आगे की क्या कार्य योजना, जब अगर 35 प्रस्ताव अभी आपके निरस्त कर देंगे, तो अब इसके लिए आगे कुछ ऐसी कोई कार्य योजना या आगे ऐसी होगी परिषद होगी इसमें? देखिए, नगर की जनता सब देख रही है, हम विकास करना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर परिषद हमने बुलाई थी, और हमारा तो काम है विकास करना। अब यदि प्रस्ताव नहीं होते हैं और प्रस्ताव पास नहीं होते हैं तो फिर विकास भी अवरुद्ध होगा। आगे की क्या कार्य योजना है? भाई, हम तो विकास करना चाहते हैं ना, हम तो विकास करना, जो काम पीआईसी के माध्यम से होगा पीआईसी के माध्यम से करेंगे। परिषद में हम भी प्रस्ताव, हमारा तो काम है, देखिए परिषद में प्रस्ताव लाना, हम लाएंगे परिषद में प्रस्ताव। अब ये तो नगर की जनता को तय करना है कि यदि नगर पालिका परिषद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है और यदि वो पास नहीं होता है तो फिर विकास कार्य तो अवरुद्ध होना ही है। तो ये थे हमारे साथ ओपी गहलोत जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों को जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लगातार इस कार्य कर रहे हैं नगर पालिका के, हमारे पास इसका पूरा डाटा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर कुछ पार्षद उसका विरोध करते हैं तो ये नगर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। नगर की जनता के साथ एक धोखा है, उनके वार्ड के साथ एक धोखा है। वो कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध करने में लगे हुए हैं, और ये अगर अवरुद्ध रहेगा विकास तो कहीं ना कहीं शहर का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए नागदा से। देखते रहिए साधना। नागदा नगर पालिका को परिषद को बने तकरीबन अब 2 साल पूरे हो गए। इन 2 साल में नगर पालिका हमेशा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप और विकास के गतिरोध के लिए पहचानी जा रही है। हाल ही में हमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी से भी इस बारे में बात करी थी। कहीं न कहीं
जितनी भी पीआईसी की बैठकें हुई है उसमें 190 प्रस्ताव आए, उसमें से कितने प्रस्ताव पारित हुए कितने नहीं हुए इसकी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही पिछले दिनों एक पीआईसी की बैठक में 35 प्रस्ताव आए थे, जिन 35 प्रस्तावों को सरे से पूरी परिषद ने नकार दिया गया। इस परिषद के नकारने के बाद कहीं न कहीं शहर में एक ये माहौल हो गया कि नगर जनता अब कहीं न कहीं पार्षद नगर के अध्यक्ष के खिलाफ हैं और परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। कहीं ये उन पार्षदों का रोष है जो उनके वार्ड में काम नहीं पा रहे हैं। उनके जो वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं और जनता को जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। हाल ही में 15 अगस्त को भाजपा के एक पूर्व वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद ने इन तमाम पार्षदों पर 4% कमीशन का एक आरोप भरे मन से लगाया, जिस पर इन पार्षदों में रोष रहा। इन रोष को देखते हुए उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी रखी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने उनके इस मुद्दे को सिरे से खारिज करते कहा कि कहीं न कहीं ये उनका अपना वक्तव्य है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई पद पर आसन नहीं है कि उनको 15 अगस्त से मन से बात करने के लिए इस तरह से क्या आलोचना की जाए। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि और साथ ही वार्ड 34 के पार्षद भी मौजूद हैं। वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि राणत जी हैं। सर, क्या ऐसा मामला था जो 15 अगस्त में आज इतना माहौल उन्होंने आरोप लगाया? देखिए, 15 अगस्त के जो घटना हुई है, मेरा तो मीडिया के माध्यम से अब्दुल अहमद जी को ये कहना है कि 15 अगस्त पे इस भारतवर्ष के सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के जो नेता है आदरणीय राहुल जी गांधी, उन्होंने भी देश को शुभकामनाएं दी है। तो मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि 15 अगस्त संपूर्ण भारतवासियों के लिए, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बड़ा पर्व है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कोई धर्म नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस भारतवर्ष को आजाद कराया। उस आजादी के पावन पर्व पर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए टीका टिप्पणी करते हैं और उन लोगों के लिए बोलते हैं जिन लोगों को नागदा नगर की जनता ने आपको चुना है। नागदा नगर के 10 पार्षदों के लिए आप कहते हो कि 4% के कमीशन कौन खाते हैं, ठेकेदारों ने कमीशन नहीं दिया तो इनका विरोध है, इनको पैसा नहीं मिल रहा तो ये भड़क रहे हैं, ये हमारा खा रहे हैं और हम पे निगल रहे हैं, ये जयचंद हैं, ये संविधान के विरोधी हैं और इन्होंने जो कृत्य क्या है वो बड़ा घोर निंदनीय है। तो मैं अब्दुल अहमद जी से भी बहुत विनम्रता से आज ये पूछना चाहता हूँ कि अब्दुल अहमद जी, आप मुझे बताइए कि जिस संविधान का आपने मुझे हवाला दिया, वो संविधान क्या आप पर लागू नहीं होता? क्या उस संविधान को देखते हुए भारत माता के उस पावन पर्व पे आपको संपूर्ण नागदा नगर को शुभकामना नहीं देनी थी? क्या आपको आपके नेताओं ने जो स्लिप दी उसको आपको रटते हुए पार्षदों पे आरोप नहीं लगाना था? वैसे आपने जो बताया कि नेताओं ने स्लिप दी, ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने स्लिप दी? आप कुछ स्पष्ट बता सकते हैं? आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिए। उनके इर्द गिर्द जो मुख्य दर्शक बनकर ताली बजा रहे थे, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जो एक बाहरी व्यक्ति, नगर परिसर के बाहर का जो व्यक्ति है, वो ये आरोप लगा रहा है आपके पार्षदों पे कि आपके पार्षद 4% ले रहे और हम ताली बजा रहे। हम क्या साबित करना चाह रहे? अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर हमने नगर के विकास के मुद्दों को सिरे से खारिज किया तो क्या अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली? अगर कमीशन वाली बात होती है तो ये पूरा भारतवर्ष जानता है, सारे लोग जानते हैं कि जब काम होगा तो ही तो पैसा मिलेगा। तो फिर हमने विकास कार्यों को क्यों ठुकरा दिया, उस परसेंटेज को क्यों ठुकरा दिया? आप मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से अब्दुल अहमद जी ने कहा कि ये जयचंद है, उनसे जाके पूछना कि जयचंद की परिभाषा क्या आपको पता है? आपको जयचंद की परिभाषा भी नहीं पता है। आदरणीय अब्दुल अहमद जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने आपके वार्ड क्रमांक 7 के लोगों के साथ जो छलावा किया है, पूर्व की परिसर ने जो प्रस्ताव पारित किया था 23 लाख रुपए से वार्ड क्रमांक 7 में विभिन्न गलियों को सीसी कंक्रीट के लिए, वो आपने अपने घर से जामा मस्जिद तक
पैसा लगा दिया है। काल भैरव के मंदिर से प्रवेश भैया के घर तक वो आपने पैसा लगा दिया। क्या आपने वार्ड क्रमांक 7 की जनता के साथ छलावा नहीं किया? एक बात। दूसरी चीज, जब कोविड काल हुआ था तब कोविड काल में ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी और प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीजन करता फिरता था और हम सब लोगों ने ये देखा, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला पेड़ कोई है तो वो पीपल का पेड़ है। माननीय अब्दुल अहमद जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपके घर के सामने का पीपल का पेड़ आपने पिछले वर्ष किसकी परमिशन से कटवाया? दूसरी बात, अब्दुल अहमद जी, आप नियमों का हवाला हमको दे रहे हो, मैं आपको नियम के विरुद्ध पूछता हूं। आपकी जब माननीय बालेश्वर दयाल जी की जब नगर परिषद थी तब आप गरीबी रेखा के राशन कार्ड से अपने घर का पालन पोषण करते थे। ऐसा कौन सा बिजनेस है आपका, ऐसा कौन सा काम है आपका, ऐसा कौन सा व्यवसाय इस नागदा नगर के अंदर आप करते हैं जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस इतनी हो गई कि आप आज रोड छाप से करोड़ छाप हो गए? एक चीज और नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि हमारे ही पार्षद हमारे ही लिए विरोध में खड़े हैं, जबकि हम नगर विकास की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपके पार्षदों ने, सारे पार्षदों ने 35 मुद्दों को एकदम नकार दिया परिषद में। तो क्या ऐसा कारण रहा कि आप नकारना पड़ा? ये बात माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने बहुत अच्छी बात कही। कारण आप उनसे पूछिएगा। वार्ड क्रमांक 14 में, ये सामने दिखा रहा हूं मैं आपको, वार्ड क्रमांक 14 में 23 लाख रुपए से ये नाला निर्माण कार्य किया गया था। इस नाला निर्माण कार्य का क्या श्री राम कॉलोनी से कोई लेना देना है? इस नाले पे महज 4 से 5 घर बने होंगे ज्यादा से ज्यादा। मैंने उस समय विरोध भी दर्ज करा। इसमें गोपाल जी के सुपुत्र भी आपको दिखेंगे, बिट्टू भैया भी आपको दिखेंगे, उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी के सभापति आपको दिखेंगे, शिवा भैया दिखेंगे। सारे लोगों को मैं उस स्पॉट पे ले गया, मैंने बताया, मैंने अपनी पीड़ा बताई। वार्ड क्रमांक 14 को नाले की सख्त आवश्यकता है। सुहाग वाले जो महेश भैया, सुहाग गिफ्ट वाले जो महेश भैया, उनके घर से लगा के मदर मेरी की स्कूल के सामने होते बीमा हॉस्पिटल को क्रॉस करके डॉक्टर चौधरी साहब के फ्रंट पे निकालना था वो नाला सुकृत भी वहां के लिए होता, पर कुछ मित्रों के कारण, माननीय मंडल अध्यक्ष जी जो हमारे अतुल जी हैं, अतुल जी के एक प्रिय मित्र हैं महेंद्र दादा राठौर साहब, जो शायद व्यापारी संघ के कहीं अध्यक्ष हैं, मुझे बराबर पता नहीं, पर चूंकि उनका घर वहां है और एक आध और ऐसे जो कहीं इर्द गिर्द रहते हैं उन लोगों का निवास वहां पर है। उन 5 घर के लोगों को लाभ देने के लिए नागदा नगर पालिका के पार्षद जो होता है वो जनता के विश्वास पे खरा उतरे, ऐसी जनता की अपेक्षा होती है। और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी निष्ठा के साथ माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया था। माननीय मंडल अध्यक्ष जी उस समय सभा कक्ष में मौजूद थे। मैंने ये कहा कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है ये गलत है, इसका किसी प्रकार का किसी को कोई लाभ नहीं है। निर्माण करना चाहते हैं तो वहां कीजिए जहां के लिए निर्माण की स्वीकृति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने उस समय मुझे कहा कि भूपेन भी आप मेरे 15 वर्ष पुराने मित्र हो, तो बोले ठीक है यार, हो रहा है तो और कर देंगे। तो मैंने अपने मन को संतोष किया कि चलो कोई बात नहीं। फिर 10 रोज 15 रोज बाद में एक घटना घटी। 13 लाख रुपए की लागत से मेरे वार्ड में एक रोड बनने वाला था, वो रोड बना दिया गया। मदर मेरी स्कूल की एक मैम है मारिया शेखावत जी, आप जाइएगा प्लीज, आप जाइएगा और उसको रोड को कवर कीजिएगा। वहां पर पब्लिक का आवागमन किसी भी प्रकार का नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर पालिका काम करना ही भूल गई है। 5 घर के लोगों के लिए 2 रास्ते बना दिए, जहां माननीय अध्यक्ष जी के परिवार के लोग निवासरत करते हैं, ST/SC परिवार निवासरत है। मैंने कम से कम 40 से 50 लेटर दिए और वो 40 से 50 लेटर मेरे पास में विद एविडेंस के तौर पे रखे हुए हैं। जब ये परिसर बनी थी तब हम सब के लाडले और इस नागदा खाचोत के नहीं, मध्य प्रदेश के गौरव महामहिम जी ने हम सबको बोला था कि आप लोग वाकई ईमानदार हो, निष्ठावान हो। कई जगह तो लोग पैसे के खातिर अपनी पार्टी से गद्दारी कर जाते हैं, पर आप लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ परिसर को बनाया। धन्यवाद दिया था और बोले ओपी भैया को भी निर्देश दिया था कि ऐसे सच्चे कार्यकर्ताओं के वार्ड के काम लेना चाहिए और करना चाहिए।
साहिल जी, आपने अभी एक आरोप लगाया कि लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खासतौर से अगर बात करें तो स्वच्छता के ऊपर आपने एक गंभीर आरोप लगाया है। क्या पूरा है ऐसा? पूरा मामला उसके अंदर ये है कि उसमें टेंडर को बड़ी सेटिंग से निकाला जाता है, जिसमें बता दिया जाता है कि उज्जैन जिले का व्यक्ति ही उस टेंडर को ले सकता है। उसमें पहले ये बात है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए पहले नंबर पे आते हैं और फिर ग्वालियर में आते हैं, भोपाल में आते हैं। इन लोगों को वहां से बुलाना चाहिए, इनको टेंडर देने चाहिए। आप उसके अंदर कोई नियम रख देते हैं कि 2 करोड़ रुपए का उसके अंदर लेन देन होना चाहिए, और ये सब बातें ऐसा लगती है कि सिर्फ एक ही आदमी को टेंडर खुलना है। पहले भी उसने 129 नंबर पे पूरे इंडिया में हमको ला दिया था 32वें नंबर पे से। हम 32वें नंबर पे 33वें नंबर पे चलते थे, उसने 129वें नंबर पे ला दिया था। और अब ये है कि फिर उसको टेंडर दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है उसको फिर टेंडर दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये साबित होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है नगर पालिका के अंदर। अगर अब हम वर्तमान में, मैं आखिरी एक और बात कर लूं कि लगातार एक विरोध के स्वर भी चल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव भी कलेक्टर को दिया है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं फिर ये मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे दल अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे काम अलग है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के अपने तरीके अलग है। वो उनकी अपनी आज़ादी है, वो उनका अपना व्यय है कि उन्होंने माननीय जिलाधीश महोदय को किस प्रकार से क्या नोट कराया और वो अविश्वास के, और वो कैसे अविश्वास ला रहे वो जाने, क्योंकि उनके पास संख्या बल तो मेरे ख्याल से 12 या 13 लोग हैं। आप मैं मीडिया के माध्यम से एक बार एक बात और अपने वार्ड के लिए, आदिनाथ कॉलोनी के लिए कहना चाहूँगा। देखिए, एक सजग जागरूक जनप्रतिनिधि का जो एक दायित्व होता है वो ये होता है कि वो रात दिन चिंतन करे, मनन करे कि मैं अपने इस देवतुल्य जनता का कैसे भला कर सकूं। और मैंने उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नागदा नगर का बाईपास वार्ड क्रमांक 14 से जुड़ा हुआ है स्टेट हाईवे जो 17 निकल रहा है, उस पर एक ब्रिज बनी हुई है। ब्रिज को एक रिंग रोड यदि आप उपलब्ध करा देंगे तो ये वार्ड क्रमांक 14 के लिए एक लाइफलाइन होगी, वार्ड क्रमांक 14 की धड़कन होगी, हार्ट बीट होगा, और ना कि वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 22, वार्ड क्रमांक 23 और जन्मोजय हॉस्पिटल से सीधी एक लिंक जुड़ जाएगी जो कि गैस एजेंसी से होती हुई सीधी बाईपास पे आएगी। अब मुझे आप बताइए कि हम जागरूक पार्षद हैं, जनता का भला करने वाले पार्षद हैं। मैं अब्दुल हमीद जी को चैलेंज कर रहा हूं आपकी मीडिया के माध्यम से। अब्दुल हमीद जी, आप मेरे बड़े भाई तुल्य हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वार्ड क्रमांक 14 श्रीराम कॉलोनी में से किसी एक व्यक्ति से या नागदा नगर में से किसी एक व्यक्ति को ला के ये खिलवा दीजिएगा कि भूपेंद्र राणावत को या भूपेंद्र राणावत की अर्धांगिनी को आपने 1 रुपया दिया। मैं मीडिया के समक्ष उसी समय अपने पद का त्याग कर दूंगा और यहां से 9 किलोमीटर दूर होल खुद से आया हूं, उसी मिट्टी के चरणों में पुनः चला जाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ नागदा शहर के पार्षद जिन्होंने खुले तौर से, खुले दिल से इस चीज को स्वीकार किया है कि हम कहीं न कहीं शहर के विकास के लिए खड़े हुए हैं, हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस किसी अविश्वास प्रस्ताव को लाती है तो ये उनका अपना मामला है, उसमें हमारे बीजेपी पार्षदों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 35 प्रस्तावों पर सारे पार्षद जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने इसका विरोध किया था अपनी ही पार्टी के, अपनी ही परिषद के सारे प्रस्तावों का, तो कहीं ना कहीं शहर में कयास भी है कि इसका कहीं ना कहीं शायद नगर परिषद में नगर की जो अध्यक्षा हैं उनको बदलने का कोई ऐसा षड्यंत्र हो। लेकिन इसको सिरे से खारिज यहाँ के पार्षदों ने किया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी से कुछ नहीं, हमारा ये खास तौर से ये चीज़ है कि हमारे शहर के अंदर, हमारे ही वार्ड के अंदर अगर विकास नहीं होगा तो हम जनता को किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, हम कैसे जनता को अपनी इन चीज़ों को, सौगातों को दे पाएंगे जो हमने उनसे वादे किए थे। साधना न्यूज़ के लिए मैं राशिद खान, नागदा।